सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर नंबर सेकंड। तो चैप्टर नंबर सेकंड है और यूनिट नंबर भी सेकंड ही है। तो देखो यूनिट सेकंड है और चैप्टर नंबर इसका फर्स्ट है, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे पर्सनैलिटी। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम दोनों के बच्चों के लिए सेमेस्टर 6 की बुक से जो आपकी उसका ये चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन, वो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको जाके वॉच आउट कर लेना, फिर उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर ही रीड आउट करना है। ठीक है, और आपकी जो बुक्स है, बुक्स में जितने भी टॉपिक है और जितनी भी चीजें हैं मैं सारा लाइन से कवर करवाने वाला हूँ। हर एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी आपको इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी एसओएल के रिगार्डिंग भी। और हाँ, आइए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर का नाम है यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड आपको दे रखी है, चैप्टर 1 पर्सनैलिटी। तो हम पर्सनैलिटी पे आ चुके हैं और इस चैप्टर के नोट्स में आपको बता दूं रेडी हो चुके हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा होगा, आप कॉल करके व्हाट्सअप से परचेज कर सकते हो हमसे नोट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पर्सनैलिटी, जैसे चैप्टर का नाम है। तो पर्सनैलिटी होती क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होती है? हर एक आदमी की पर्सनैलिटी, उसकी जो अलग एक छवि है वो उसको अलग बनाती है, बाकियों से डिफरेंट बनाती है। और हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी काफी अलग अलग तरह से कैटेगराइज करी गई होती है। किसी का बिहेवियर कैसा होता है तो किसी का बिहेवियर कैसा होता है। और इस बुक्स में हम यही इसलिए सीखने वाले हैं क्योंकि पर्सनैलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट सबऑर्डिनेट के लिए या फिर बोल सकते हो बेस्ट एम्प्लॉय के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। उसके बाद बोलता है personality is the sum total of an individual is a psychophysical system that determines his her behavior in the environment situation। मतलब कि पर्सनैलिटी क्यों जरूरी होती है? अगर मान लो आप बिहेवियर, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल है, आप उसमें काम कर रहे हो लोगों के साथ, आप उस लोगों के साथ काम करते समय फेस कैसे करते हो प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स जो आती है, जो दिक्कतें आती हैं, उनको किस तरह से फेस करते हो, टैकल करते हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पर आपको शांत दिमाग रखना है तो आप वहाँ पे गुस्सा तो नहीं करते। तो ये सारी चीज चेकआउट करने के लिए आपको पर्सनैलिटी ज्यादा जरूरी होती है, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, कहता है पर्सनैलिटी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन डिपेंडिंग ऑन द वेरिंग साइकोफिजिकल एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब होता है कि उसके अंदर की जो क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि किस आदमी की पर्सनैलिटी किस तरह से होने वाली है। ठीक है, सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता क्योंकि सबकी जो क्वालिटी वो एक जैसी नहीं होती, सबको काम बांटे जाते हैं और सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। और पर्सनैलिटी जो है ये बचपन से ही बनना चालू होती है, जब आप जन्म लेते हो तब से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना स्टार्ट होती है। इसको आगे हम पढ़ेंगे, कुछ स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेजेस जैसे कि एक आती है बिल्कुल माइनर स्टेज जब आपका बर्थ होता है, एक आती है 0 से 2 एज, एक आती है 4 से 8 एज जिसमें आप थोड़े एडल्ट होते हो। ठीक है, तो हम उसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अपना 1.1 कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं सबसे पहले द इंग्लिश वर्ड पर्सनैलिटी। ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी, ये वर्ड पहले आपको जानना पड़ेगा कहाँ से आया। हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो है एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा से आया, आप बोल सकते हो ग्रीक लैंग्वेजेस है, वहां से एक वर्ड ये ड्राइव्ड हुआ है। इसका नाम होता है यहाँ पे पर्सोनेर। ठीक है, पर्सोनेर मतलब होता है पर्सनैलिटी, जिसको मिलाकर इन दोनों वर्ड्स को मिलाया जाता है तब ये बन जाता है पर्सनैलिटी। समझ आ गया? आगे वो बोलते हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन लिखी है पर्सनैलिटी क्या होता है, तो यहाँ पे लोगों ने जो प्रोफेसर्स थे अपनी अलग अलग डेफिनेशन लिखी है, उसमें से मैं एक लेके आया हूँ अकॉर्डिंग टू हिलगर्ड। हिलगर्ड ने बोला है यहाँ पे पर्सनैलिटी मे बी अंडरस्टूड एज द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। पर्सनैलिटी जो होती है वो आदमी की विशेषताओं को और उसके चरित्र को दिखाती है कि वो किस तरह का आदमी या इंसान है। आगे एंड मोड्स ऑफ थिंकिंग एंड दैट डिटरमाइंस ए पर्सन्स एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। और उसकी सोच एंड मेड्स ऑफ थिंकिंग मतलब मोड्स ऑफ थिंकिंग कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को टैकल करता है, उसकी सोच जो बुद्धि जो है वो किस लेवल की है, हाई लेवल की बुद्धि है या फिर एकदम घोंचू टाइप का आदमी। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है। दैट डिटरमाइंस ए पर्सन्स एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। और अगर उसको हम किसी एनवायरनमेंट में डाल दें, मतलब कि अगर हम और लोगों के साथ डाल दें तो वो उस जगह पर लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करता है, उसके साथ मिलकर कैसे काम करता है, तो ये पर्सनैलिटी उसकी काफी ज्यादा चेकआउट करनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम रीड करने वाले हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी हमने रीड कर लिया, पर्सनैलिटी क्या होती है।
पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब रीड करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स बुक में आपके दे रखे हैं, मैंने एज इट इज लाइन से उतारे हैं बिल्कुल, ठीक है, और आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में क्या होता है, द वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर बोल्डली क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। कह रहा है कि ये जो कैटेगरी है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैटेगरी आती है उसका नाम यहाँ पे आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी फर्स्ट है, सेकंड आती है एनवायरनमेंट और थर्ड आती है सिचुएशन। इन तीनों को हम ब्रीफली अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हेरिडिटी को, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी रिफर्स टू बायोलॉजिकल फैक्टर। ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, आप बोल सकते हो। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ए क्वालिटीज फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। यहाँ पे लिखा है हेरिडिटी क्या होती है, एक छोटी सी पर्सनैलिटी होती है जब कोई बीज छोटा होता है, या फिर अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो वो पेरेंट्स से सीखता है वही उसकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे बनती है। सपोज करते हैं, चलो एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। ये है रामलाल और ये है रामलाल के फादर, ठीक है, दो जने, एक रामलाल, रामलाल के फादर। रामलाल जैसे ही जन्म लेता है तो उसके जो पिता है, उसके जो फादर, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो काफी रूडली होता है। जब रामलाल बड़ा होता है, जब रामलाल 0 से 1 ईयर की एज पे आता है तो वो देखता है कि उसके फादर जो है काफी रूड है। कैसे रूड है, जब वो कोई खिलौने मांगता है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कुछ मांगना, खिलौने मांगना, तो वो उससे काफी ज्यादा रूड बिहेव करते हैं। तो रामलाल समझ जाता है कि सबको ना ऐसी बात करनी चाहिए और ऐसे ही बर्ताव किया जाता है, क्योंकि वो अभी छोटा है। जब रामलाल आता है 3 से 5 ईयर की एज में, तब उसके जो फादर है उसको बिल्कुल की नकारा, निकम्मा, बेकार समझ के उसको टरका देते हैं और उसके साथ उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब कि गाली गलौज करते हैं। तब रामलाल को समझ आता है कि ये जो है ना पर्सनैलिटी लोगों की ऐसी ही होती है, सारे लोग बेकार होते हैं, ऐसे ही बर्ताव करते हैं, तो मेरे को भी ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। अब रामलाल आ जाता है थोड़ी बड़ी एज में, जिसको बोलते हैं 8 से 12, ठीक है। जब 8 से 12 में आता है तब उसको पता चलता है कि ये जो पर्सनैलिटी मैंने अपनी बना ली है ना, उसकी पर्सनैलिटी जब तक रूडली बन चुकी होती है, एकदम बेकार बन चुकी होती है। अगर कोई उससे सीधा बोले वो उल्टा बोलेगा, गाली गलौज करेगा, निकारा, निकम्मा, बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको पता है आपके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रंस थ्रो ए बायोलॉजिकल मैकेनिज्म लेइंग इन द क्रोमोसोम्स ऑफ ए जर्म सेल। आप बचपन से ही इस चीज को सीखते हुए आते हो, ठीक है, और धीरे धीरे यही आपके जो शरीर में बस जाती है पर्सनैलिटी, जो आप एक बार बना लेते हो। तो अगर आपने शुरू से अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखा है, आप अच्छे बन के दिखाते हो लोगों के सामने, तो आप अच्छे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने बन रहे हो मगर आप अच्छे हो। उसके बाद बोलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिडिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, कैटेगराइज दैट आर द जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हु वन पेरेंट्स। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से जैसा सीखेगा वो वैसा बनेगा, जो जैसा सीखेगा वो वैसा बनेगा। तो ये सिंपल सी बात है, इसका एग्जाम्पल है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर इसी जगह रामलाल के फादर उससे अच्छा बर्ताव करते तो वो छोटे पर अपनी थिंकिंग बदल देता और वो सोचता कि सबसे प्यार से बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। मगर जब रूडली बिहेव होगा तो रूडली बिहेव से वो बिगड़ जाता है। तो ये थी आपकी पहली जो मैंने बताई टर्म्स, हेरिडिटी। इसके बाद 2 टर्म्स और हैं जो मैंने बताया, इन्वायरमेंटल और सिचुएशन। तो दोनों को लिखवाता हूं, उससे पहले आप ये उतार लो। और फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको जो टॉपिक बताए थे उसके बाद जो सेकंड नंबर पे टॉपिक्स आता है उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो होता है एक बंदे की पर्सनैलिटी को चेंज करने में काफी ज्यादा उपयोगी होता है, बोल सकते हो सपोर्टिव होता है। वो किस तरह से, देखो, द एनवायरनमेंट ऑन अर्ली कंडीशन, द फैमिली, नॉर्म्स, फ्रेंड्स एंड उसके बाद लिखा है यहाँ पे मैंने जैसे सोशल ग्रुप्स। काफी सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं जो इंसान को डेवलप करने में मदद करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है फैमिली। फैमिली कैसे, अगर किसी की फैमिली अच्छी होगी, उसके साथ बिहेव अच्छा करेगी, तो वो जो बच्चा है वो जन्म से ही एक अच्छी सीख लेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छी खासी डेवलपमेंट होगी। सेकेंडली आता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, सपोर्टिव रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई भी बच्चा, उसके फ्रेंड्स अगर उसके साथ अच्छे से रहेंगे, उसके बिहेव जो है, ज़्यादातर छोटी लाइफ में क्या होता है ना, इंसान जो है, जो छोटा बच्चा होता है वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादातर समझता है पेरेंट्स से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। फ्रेंड्स जो बोलेंगे उसको वो सही लगता है, बाकी सारी चीज़ें उसको गलत लगती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो है सपोर्टिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। थर्ड आ जाता है उसके बाद यहाँ पे सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स मतलब कि अगर आप पब्लिक के बीच में निकलो, उनके साथ इंटरफेयर करो, उनकी बातचीत करो, ठीक है, उनके साथ बातें करो, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह की यहाँ पे दुनिया है, किस तरह का काम चल रहा है, वो क्या है, वो क्या है। तब आपको समझ आएगा कि दुनिया के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे लोग मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे आगे बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द वन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन कल्चरल स्टेब्लिश टू द नॉर्म एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। इसका मतलब कह रहा है कि एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए किसी एक चीज़ की जरूरत नहीं होती, उसको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे बताया, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए फॉर्मेशन चाहिए, एक कल्चरल चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स चाहिए, सोशल वर्क चाहिए, उसकी फैमिली चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर एक पर्सनैलिटी को डेवलप करके अच्छा बना सकती है। आगे बताते हैं, That's are proposed, that's are passed along the generating to generation। और जैसे जैसे पर्सनैलिटी जो है धीरे धीरे बड़ी होती है, उसको जनरेट करते हैं लोगों को, ठीक है, तो वो अपने आप ही बड़े होते होते सुधर जाती है और वो अच्छी बन जाती है। मतलब कि वो जो आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बेटर बन जाएगा। आगे बोलते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल इन इंडिया, चिल्ड्रंस लर्न फ्रॉम टू अर्ली एज ऑफ द वैल्यूज ऑफ हार्ड वर्क। बच्चों को इंडिया में आपने देखा वो जो इंडिया के बच्चे होते हैं छोटी छोटी उम्र से हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कोई किसी दुकान पे काम कर रहा है, कभी कोई कहीं बोझा ढो रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में जा रहा है, कोई किसी जूते वाले के पास लगा है। तो ये सारी चीज़ें है ना, उनकी पर्सनैलिटी को पहले डेवलप कर चुकी होती है। जब वो बड़ी उम्र में आते हैं तो उनको इतना सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये किस लिए करते हैं, यहाँ पे लिखा है फ्रजिलिटी या फिर उसके पास फैमिली क्लोजनेस हो, ठीक है। फ्रजिलिटी मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे कि अपनी फैमिली है उसके साथ साथ क्लोजनेस हो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहने वाला भी है वो, ठीक है। फ्रजिलिटी मतलब होता है छोटी सी उम्र में किसी के ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाना, ठीक है, तो उसको फ्रजिलिटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक आदमी की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आता है सिचुएशन। सिचुएशन भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है। कैसे? द सिचुएशन दैट्स इन्फ्लुएंस द इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कह रहा है कि जो हमने अभी पीछे पढ़ा, हेरिडिटी और उसके बाद एनवायरमेंट, दोनों की दोनों पर्सनैलिटी को चेंज करने में मदद करते हैं। उसी तरह से एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डज नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी ऐसे चेंज नहीं होती जब तक उसको कोई सिचुएशन ना दी जाए। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, इस आदमी को इससे काम निकलवाना है। अगर ये आदमी को काम निकलवाना है तो ये इससे बोलेगा भाई मेरा काम कर देगा, चल मेरा काम करे फटाफट उठ के। तो अगर ये ऐसा कुछ बोलता है उल्टा सीधा तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। उसकी जगह ये अगर बोलेगा सर मुझे एक काम करवाना था सर, प्लीज सर ये कर दो सर, प्लीज मैं आपका मेहरबानी करूंगा सर, ठीक है। तो अगर ये ऐसा सर करके बोलेगा तो प्लीज शायद उसके अंदर कुछ दया भावना करुणा जाग जाए तो वो काम कर देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से इंसान अपने आप को रंग बदल जाता है, जैसे बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो वो पर्सनैलिटी इस तरह से चेंज होती है। आगे बोला है in fact assertive and important pressure on the individuals to behave a particular manner। लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, किस तरह से उनको समझाना चाहिए, तो वो ये सारा सिचुएशन में सिखाया जाता है। हाउ one will be behave to not determine and what kind of person one is but why in which kinds of situation in one and placed। कह रहा है किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी चेक करने के लिए उसको एक जगह पर नहीं रखना चाहिए, उसको कम से कम डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग कैटेगरीज में उसको एक बार डाल के देखो। क्या पता किस कैटेगरी में वो कौन सा हीरे की तरह निखर कर आ जाए, किस कैटेगरी में वो अच्छा काम करे। तो इसलिए उसकी डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी को अलग अलग तरह से उसको अपनाने की कोशिश करो। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स, टर्म्स जो मैंने आपको बताया। देन उसके बाद आ जाता है 1.3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। आपको ये जानना जरूरी है, पर्सनैलिटी के अंदर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है काफी ज्यादा मायने रखती है। टाइप्स पर्सनैलिटी के होते हैं, यहाँ पे 16 टाइप्स के हैं। आपकी बुक्स के अंदर कुछ इस तरह की टेबल दे रखी होगी जो कि एकदम फालतू है। फालतू मतलब समझते हो, फालतू है। तो इसको आपको नहीं रीड आउट करना है, ठीक है। इसमें 16 पर्सनैलिटी आपको दे रखी है, आपको नहीं रीड आउट करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी रीड करनी है। पहली जो आती है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो आती है। सेकंड जो आती है टाइप्स एंड टाइप बी, टाइप ए एंड टाइप बी, 2 तरह की पर्सनैलिटी हो गई। तीसरी आती है जजिंग एंड पर्सपेक्टिव्स पर्सनैलिटी। इनके बारे में डिफरेंस भी बता रखे हैं बुक में, आपको डिफरेंस नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेशन जब समझाऊंगा आप एक एक पॉइंट्स को एक एक दोनों में से उठाओगे तो डिफरेंस आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो इनके जो डेफिनेशन है इनको समझाते हैं, तो पहले आप इसको उतार लो, फिर उसके बाद डिफरेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उतार लिया तो आइए अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है। पहली आती है इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। तो ये 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बताने वाला, बस डेफिनेशन बताऊंगा। तो देखो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी क्या होती है, इज वन ऑफ द बेसिक ओरिएंटेड ऑफ पीपल हैव
पीपल विद इंट्रोवर्टेड ओरिएंटेड, उसके बाद लिखा है टू बी सब्जेक्टिव वर्ड, मतलब कि सिंपल सी बात है, एक ऐसा आदमी जो काम को लेके, काम के प्रति डेडिकेट हो और उस काम को करना चाहता हो और वो चाहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ऐसी पर्सनैलिटी वाला आदमी होता है। Such people looks inward and experience and process their thoughts or ideas within themselves। और अगर उसको कोई काम आता है तो वो खुद से कर लेता है, अगर उसको कोई काम नहीं आता, अगर उसको लगता है कि ये मेरे से गलत हो गया, तो वो एक इस तरह की पर्सनैलिटी का आदमी होता है जो सोचता है कि ये काम मैं खुद से करूंगा, किसी की हेल्प नहीं लूंगा, अपने विचारों को अपने अंदर ही दबा के रखा रहता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी जो होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। समझ आ गया? अगर आप इसको डिफरेंस में लिखना चाहते हो तो वो भी थोड़ी हिंट दे दूंगा। सेकंड जो पॉइंट आता है एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी में क्या होता है? एक्सट्रोवर्टेड आर फ्रेंडली, सोशल, लिवली, एग्रेसिव एंड एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। अब इसमें क्या होता है? सेकंड जो कैटेगरी वाला मैंने बताया यहाँ पे एक्सट्रोवर्टेड, इसमें क्या होता है? काफी सारी फीलिंग्स होती है, जैसे कि देखो ये फ्रेंडली होता है, किसी के पास भी जाके हाथ मिला लेगा, हेलो हेलो हाय कर लेगा, ठीक है, तो मतलब कि दोस्त बन जाएगा। सोशल मतलब कि आसपास के जो लोग हैं उनसे मदद मांग सकता है, कोई हिचकिचाता नहीं है। लिवली मतलब होता है सबका प्यारा, ठीक है, सबका प्यारा दुलारा चहेता हो सकता है। एग्रेसिव मतलब होता है थोड़ा सा गुस्सैल भी हो सकता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर। एंड एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, और उसके अंदर की जो बातें हैं उसको छुपाता नहीं है, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोवर्टेड में बताया था, अपनी बातों को दूसरों तक एक्सप्रेस करता है। तो डिफरेंस क्या बन जाएगा? वो क्या करता है? एक इस तरह का आदमी है जो लोनली रहना पसंद करता है, और ये क्या है? ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करता है। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहता, ये शेयर करना चाहता। तो इसी से आप डिफरेंस भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखता है एंड ओपन आइडियाज, और इसके जो आइडियाज हैं वो एकदम ओपनली होते हैं, हर चीज को सीक्रेट, मतलब कि जो सीक्रेट चीज है उनको शेयर करता है, मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं रखता, मगर इसमें क्या है? ये हर चीज छुपा के रखना चाहता है। दे आर मोर सस्टेनेबल एंड सक्सेसफुल फॉर द पोजीशन, और इसी कारण से ये अपनी जो लाइफ है उसमें सक्सेसफुल और अपनी पोजीशन तक पहुंच पाता है, ठीक है। एंड उसके बाद दैट रिक्वायर्स कंसिडरेबल अट्रैक्शन विद अदर्स, और ये क्या करता है? दूसरों के अट्रैक्शन को खींचता है, ठीक है। रिक्वायर्स कंसिडरेबल अट्रैक्शंस, दूसरों के अट्रैक्शंस को लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरों का अगर आपने अट्रैक्ट कर लिया ना तो उसके बाद तो भैया आपकी जय जय होगी, ठीक है, जय जयकार। आप कुछ भी कर सकते हो यार, दूसरों का अट्रैक्ट कर लिया आपने, और क्या चाहिए आपको। सेकेंड जो पॉइंट आता है 2A का, मैंने बताया था इसका दूसरा टाइप्स, जिसमें होते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी। तो दोनों टाइप होते हैं, एक टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, एक टाइप बी पर्सनैलिटी होती है। फर्क क्या है दोनों में, बताते हैं डिफरेंस। देखो सबसे पहले टाइप ए पर्सनैलिटी जो होते हैं, पीपल्स आर, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड वर्किंग। ये जो पीपल्स होते हैं सारे के सारे हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी के होते हैं, इनको आपने जो काम दिया है ये वो काम करके ही हटेंगे, ठीक है। तो इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड, हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड क्यों कहा है? क्योंकि ये जो है अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं कभी भी। अगर इन्होंने थोड़ा काम रह गया तो ये सोचते हैं 90% हो गया, अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। इस तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। नहीं तू ये कर सकता है, नहीं तू ये कर सकता है, तो ये आगे पूरा अचीवमेंट उसको कर लेते हैं। आगे उसके बाद बताते हैं इम्पेटेंट्स, उसके बाद होता है हैव सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी, अग्रेसिव विद कंपेटेड ड्राइव एटसेट्रा। सच पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, और ये पीपल्स काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, मतलब कि मेहनती टाइप की पर्सनैलिटी के इंसान होते हैं। मगर इनको थोड़ा सा अग्रेसिव गुस्सा कब आता है? जब इनसे कोई आगे निकल जाए। ये अपनी मेहनत में फिर देखने लगता है कि हमने कहाँ कमी कर दी है, तो इसको और ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है। तो ये होती है टाइप ए पर्सनैलिटी। समझ आ गया? टाइप बी में कैसे इंसान आते हैं? देखो टाइप बी जो पर्सनैलिटी है वो इजी गोइंग सोशल है, जैसे कि आपको मैंने एक्सोर्टी में पढ़ाया था। ये सेम टू सेम है, इजी गोइंग सोशल, फ्री फ्रॉम अर्जेंसी, कोई काम पे इतनी दिलचस्पी नहीं रखते, और यहाँ पे जो है समाज के प्रति घुमंडा मारने वाले व्यक्ति होते हैं, एक तरह से कह सकते हो। ऑफ टाइम, ठीक है, इनको कोई टाइम की मैनेजमेंट या सेंस ज़्यादा नहीं होती है। लेड बैक मतलब होता है ये काम को धीरे धीरे करने वाले आदमी। एंड नॉन कंपेरेटिव एंड आर द कैरेक्टराइज्ड ऑफ टाइप बी पर्सनैलिटी। तो टाइप बी पर्सनैलिटी में जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह के आलतू फालतू लोग आते हैं, मगर इनके अंदर भी टैलेंट होता है। ये दूसरों से सोशल आराम से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से मतलब कि कोऑपरेटिव कर सकते हैं, इंटरफेस ईच अदर कर सकते हैं, ठीक है। आपके बिजनेस को क्या से क्या पहुंचा सकते हैं, बस आपको इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है और समझाना पड़ता है। तो इस तरह की जो कैटेगरी है उनको टाइप बी में डाल दिया जाता है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट में आते हैं जजिंग पर्सनैलिटी और प्रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटीज। जजिंग पर्सनैलिटीज क्या होती है?
लाइक दिस पर्सनैलिटीज फॉलो टू प्लान्स, मेक डिसीजंस एंड नीड ओनली। ये क्या करते हैं, आपके बनाए हुए प्लान पे अमल करते हैं, उसको करना पसंद करते हैं, और आपके जो डिसीजंस हैं उनको अपना फाइनल डिसीजन मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी तरफ से कुछ खुद नहीं करते। ठीक है, जो मालिक ने बोल दिया, जो बॉस ने बोल दिया, ये उसको अपना डिसीजन मान के उसको अटेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द इनिशियल फॉर देयर वर्क्स, और ये बाकी अपने काम में बिजी रहते हैं, बस इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद बात करते हैं पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटीज। दीज आर द पीपल्स who adopt well to changing, wants to know all the about। और ये जो सेकंड जो पर्सनैलिटी मैंने बताई है पर्सपेक्टिव, ये क्या होते हैं, ये ऐसे पीपल होते हैं जो जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है want to know all the about of job, जॉब के बारे में हर चीज को सीखना चाहते हैं। और जॉब वाले पर्सन्स को भी ऐसे लोग चाहिए जो उनके बारे में हर चीज सीखे, जल्दी से जल्दी बता पाए। आगे बोलते हैं एंड एट टाइम्स मे गेट ओवर कमिटेड। और ये क्या होते हैं, एक ओवर कमिटेड तरह के इंसान होते हैं, मतलब कि ये सोचते हैं कि हमारा जो काम है ना, हमने जो करा है उसको पूरा करके रहेंगे, इतना छोड़ा है तो इतना इसको पूरा करके रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के इंसान होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको पर्सनैलिटीज बताई, इसका डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये उतार लो, इसके बाद हम करने वाले हैं फिर इसके बाद इसकी थ्योरीज, जो टाइप्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो हम लिखवाएंगे, तो आप इसको उतारो। हाँ तो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, अब हम आ चुके हैं थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की तरफ। अभी तक जो आपने उतार लिया होगा, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के हम अंदर पढ़ेंगे कि एक इंसान की, एक इंडिविजुअल मैन की जो बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे किस भागों में बांटी जाती है और कैसे उसकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे यहाँ पे as there are so many different shade of personality। यहाँ पे हमने खूब मतलब कि काफ़ी सारी डिफरेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम सीखेंगे। so are there theories of personality as well। उसकी जो theories of personality है वो कुछ इस तरह से आपके सामने मैंने लिखी हुई है। पहली आती है टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी के अंदर क्या आता है, यहाँ पे लिखा है A short plump person was said to be a social, relaxed and even tempered। A tall thin person was, यहाँ पे लिखा है कैरेक्टराइज्ड आर रिजर्व्ड। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये टोल थ्योरी, यहाँ पे जो टाइप थ्योरी है इसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो छोटी मोटी चीज़ों को निकालता है, छोटी मोटी चीज़ों को करने के बाद ही खुश हो जाता है, ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया, जैसे कि वो हो सकता है सोशल वर्क हो, कोई भी सोशल वर्क या कोई भी ऐसा वर्क जिससे उसको सेटिस्फाई मिले या रिलैक्स मिले, वो सारी टाइप थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है, वो पर्सनैलिटी वाले लोग। उसके बाद लिखा है सेल्फ कॉन्सिक्वेंस। ये जो आदमी होते हैं ये ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, मतलब अपने बारे में ज़्यादा ही सोचने वाले। एंड फाउंड ऑफ इजोल्यूशन ए हैवी सिट मस्कुलर इंडिविजुअल वाज। और दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश करने वाले ऐसी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब्ड आर नॉइसी कंसर्न्स एंड फाउंड द फिजिकल एक्टिविटी। और ये क्या करते हैं, अपने अंदर की कमियों को छुपाकर दूसरों की कमियों को ढूंढने का परेशान रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं टाइप थ्योरी। ठीक है, समझ आ गया। सेकंड जो थ्योरी आती है टाइप थ्योरी के बाद, उसका नाम है यहाँ पे ट्रेट्स थ्योरी। ट्रेट्स थ्योरी के अंदर इंसान को अपने अंदर की पर्सनैलिटी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अंदर से किस तरह का है। ठीक है, जब इंसान का डेवलपमेंट होता है तो 0 की एज में जो इंसान है जो भी चीज़ वो सीखता है वो उनके पेरेंट्स के द्वारा सीखता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है ए ट्रेट्स डिफरेंशिएट आर फ्रॉम अनदर इन द रिस्पेक्टिवली परमानेंट एज ए कंसिस्ट वे। मतलब कि ये जो पर्सनैलिटी है ये दूसरी पर्सनैलिटियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंज रूप में होती है। उसके बाद कंसिस्ट वे ए ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिहेवियर। और ये क्या होता है, कभी कभी ऐसे लोग अपने आप के बिहेवियर से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, मतलब कि अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्या सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। सपोज करो कुछ लोग इस तरह के भी आपने देखे होंगे कि जब कोई काम करने जाते हैं उससे पहले वो ये सोचते हैं कि अरे वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसा करता हुआ मिलूंगा तो, या वो क्या सोचेगा। तो ये जो पर्सनैलिटी है इसको बोलते हैं हम ट्रेट्स पर्सनैलिटी, जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एंड सर्व्स ए यूजफुल, और दूसरों को अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, और अपने आप को उनसे कम मानते हैं। यूनिट्स ऑफ एनालाइज, और ये चीज़ उन्होंने एनालाइज करी जाती है उनके अंदर, मतलब ये देखा जाता है कि वो अपने गुणों को छुपाकर दूसरों के गुणों को बेहतरीन समझते हैं। आगे बोला गया है टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज, इन लोगों की पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें ये थ्योरी बनाई गई है।
उसके बाद देयर आर टू वेज ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब ये जो ट्रेट्स की पर्सनैलिटी है जिसमें लोग अपने से बेटर किसी और को समझते हैं, इसके अंदर दो वेज आते हैं। आप बोल सकते हो इनके अंदर दो भाग हैं जिनको बांटा गया है। पहला जो है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट हिज एटीट्यूड फीलिंग्स एंड बिहेवियर। अगर किसी बंदे से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का जवाब वो अपने एटीट्यूड से या अपनी फीलिंग से या अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, सपोज करो किसी ने मेरे से पूछा कि आज मैंने क्या खाना खाया, तो या तो वो बंदा जो है मुंह से बोल के बोलेगा कि मैंने आज ये चीजें खाई है, मैंने आज मोमोज खाया, चाउमीन खाई है, बर्गर्स खाया, पिज्जा खाया, या फिर वो अगर जवाब नहीं देता तो बोलता बस ठीक ठाक खाया। ठीक है, तो उसकी बिहेवियर से उस बंदे का पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी जो वो किस अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया एटीट्यूड, फीलिंग्स और बिहेवियर, ये तीन चीज जो है बंदे की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ये चीज इसलिए देखती है क्योंकि उनको पता है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बंदों की जरूरत है, नीड्स है जो काम को बेहतरीन तरीके से कर सके। देन उसके बाद someone else evaluate the personal traits either from what he knows about the individual and from direct यहाँ पे लिखा ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लोग जो है ना उन लोगों की पर्सनैलिटी को इस तरह से देखते हैं कि कुछ लोग दूसरों के बारे में पूछते हैं उनसे, और जिस तरह से वो जवाब देते हैं उनके आंसर्स के अकॉर्डिंग उनको जज किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, कि वो दूसरों के मुताबिक कैसा सोचते हैं। अगर जैसे कि मेरे से पूछा गया कि मैं राम के बारे में क्या सोचता हूँ, तो राम जो है मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके बारे में जो सोचूंगा, अगर मेरे को मान लो उनसे जलन है तो मैं उनके बारे में क्या सोचूंगा, नहीं यार वो मेरे से बेटर है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं वो मेरे से बेटर है, मैं कहाँ उसके बराबर हूँ। तो ये लोग इस पर्सनैलिटी के होते हैं जिसको हम रखते हैं ट्रेट्स की कैटेगरी में, ट्रेट्स थ्योरी। ठीक है, देन ये दोनों पॉइंट्स हो जाने के बाद बात करते हैं नीचे साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब इसके अंदर क्या होता है साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये लिखा हुआ है सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड जो है एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इस थ्योरी को यहाँ पे राइट किया था, क्रिएट किया था, जिनके द्वारा ये थ्योरी जो है क्रिएट करी गई है। created with the psychoanalytical theory in his 40 years of writing and colonical मतलब होता है इनके द्वारा इस थ्योरी को लिखा गया है। ठीक है, और इसको समझाया गया है कि किस तरह से जो लोगों का बिहेवियर होता है वो कैसा है। तो पहला फ्रेड्स एक्वर्ड्स, इन्होंने लिखा है फ्रेड्स एक्नॉलेज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल ग्रेंट्स एंड ऑफ द हिस्ट्री मॉडर्न, उसके बाद लिखा है थ्रू डेवलपमेंट द फर्स्ट कंपैरेटिव पर्सनैलिटी थ्योरी। इन्होंने सबसे पहले जो थ्योरी लिखी थी वो इन्होंने लिखी थी साइमन मोंट्स फ्रेड ने। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, किसी भी बंदे की अगर पर्सनैलिटी जाननी है तो उसका आपको बैकग्राउंड जानना, उसका मॉडर्न जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कि वो किस जगह से बिलोंग करता है। सपोज करो आपके पास कोई स्लम एरिया का स्टूडेंट आता है, ठीक है, आप क्या उससे एक्सपेक्ट करोगे अगर वो नहा धो के नहीं आया। सबसे पहले उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसको देखा जाता है, देन उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी देखा जाता है कि उसके बोलचाल का तरीका कैसा है। ठीक है, मतलब कि कोऑपरेटिव है या नहीं है। उसके बाद इट इज एन एग्जिस्टेंस बॉडी ऑफ कॉलोनिकल ऑब्जर्वेशन, और ये क्या है, एक बॉडी ऑफ कॉलोनिकल ऑब्जर्वेशन है किसी को पहचानने की कि किस तरह से उसको पहचाना जाए। और इसी कैटेगरी को साइमन फ्रेड्स ने 3 हिस्सों में बांटा था। ठीक है, तो वो जो 3 हिस्से हैं वो पार्ट्स में अभी आपको बताऊंगा। तो देखो 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ आईडी, इन्होंने 3 भागों में इन पार्ट्स को बांटा है। सबसे पहला जो पार्ट्स आता है उसका नाम इन्होंने रखा है सबसे पहला आईडी। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिफाइड, बोल सकते हैं एक तरह से पहचान करना। सेकंड जो पार्ट है उसको नाम दिया है ईगो, और थर्ड आता है सुपर ईगो। तो आपको जैसे कि नाम से ही पता है कि भाई ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले आप इसको उतार लो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक बताया था, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने बात करी थी, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो ये तीनों पॉइंट्स अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिखा है जैसे आईडी। आईडी का मतलब होता है कि अपने अंदर की जो पर्सनैलिटी है उसको पहचानना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आईडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड, ये माइंड का एक सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है। इस पार्ट में क्या होता है, देखो ये जब एज आती है आईडी तब आपकी उम्र होती है 0 to 2 ईयर। ठीक है, और इस एज के अंदर बंदे को ये पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, बिल्कुल नॉर्मली होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है और जो पेरेंट्स बोलते हैं वो वही करता है। ठीक है, उसको तो कुछ समझ होती नहीं, हालांकि बस वो खेलना चाहता है। और जो उसके जो शरीर के अंग हैं वो इतने डेवलप नहीं हो पाते कि वो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ले पाए। ठीक है, इसके अंदर होता है इट इज रिलेटेड टू डिजायर एंड इम्पल्स एंड इट्स मेन सोर्स ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स।
और इसको जितनी भी बायोलॉजिकल नीड्स है उसकी कोई भी जरूरत नहीं होती अभी फिलहाल। बस ये क्या करता है, इसको बस अपने भूख और खाने से और पीने से फुर्सत नहीं होती, बस ये यही करता है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं आईडी, अपनी पर्सनैलिटी को बचपन से ही डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है द ईगो। ईगो के अंदर क्या आता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, ईगो मतलब होता है कि आप सबको पता ही है, आप लोगों के पास हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत ईगो तो होता ही है। आपको किसी चीज को रिलेटेड ईगो, आपके अंदर किसी चीज से लेकर ईगो हो, ठीक है, या फिर आपको किसी दूसरे के प्रति उतनी चीजें ना हो, मतलब कि आप सोचो कि मेरा जो दोस्त है उसके पास ये चीजें ना हो तो उससे अच्छा दिखने के लिए आपके अंदर ईगो हो। तो बस ये चीजें अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई होती है तो ईगो अपने आप ही आ जाता है। इट्स रिलेटेड टू रीजनिंग एंड in its consequence related parts of a personality, its monitor behavior टू इन ऑर्डर ऑफ सेटिस्फाइड। इसमें साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि जो ईगो होता है वो किस तरह से आता है हमारे अंदर। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कंसिक्वेंस रिलेटेड पार्ट्स, ये कोई एक कंसियस मतलब कि कोई छोटा मोटा पार्ट्स है, मान सकते हो आप इस तरह का, क्योंकि हमारे अंदर है ना ईगो नॉर्मली टाइप्स में होता है, हर किसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर एक छोटा सा बच्चा है मान लो, ठीक है, जिसकी एज मैं बता दूं अगर मान लो 3 से 5 साल का है, उसके पास एक बिस्कुट का पैकेट है, तो अगर आप उससे बिस्कुट मांगोगे तो वो अपना ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, वो आपको देने से मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है। बस वो क्या है, अपने पेरेंट्स की नीड्स को पूरा करता है, जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे वो उन्होंने बोला उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है। इतनी उम्र के बच्चों को बस इतनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि ये लोग है ना अपना खाना पीना देख सकते हैं। अगर इनको टॉयलेट वॉयलेट वगैरह जाना होता है तो वो पेरेंट्स बैठा के सिखाते हैं। इस एज पे आप लर्निंग करते हो, मतलब कि आप सीखते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। बच्चे इस एज में फन के रूप में अपनी चीज़ों को लेते हैं, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ खेलना हो गया, ठीक है, उनको समझना हो गया, हाथ से बाल से, ठीक है, और बॉडी पार्ट्स बाकी है उनसे वो समझते हैं बस। उसके बाद आगे बताता है इसी तरह से, इट मेंटेन्स बिहेवियर in order to satisfied because basic desire without suffering negative consequence। यहाँ पर किसी के माइंड के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव कोई भी चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि इस समय क्या होता है, बिल्कुल बच्चे नादान होते हैं, इस एज में कुछ भी नहीं समझ पाते। बस वो जो बॉडी पार्ट्स भी होते हैं अपने, तो उनसे बस वो खेलना वेलना चाहते हैं, उससे वो कुछ नहीं समझ पाते। मगर इसके बाद जब एडोलसेंस की एज आती है, उसको नाम आता है यहाँ पे सुपर ईगो। द सुपर ईगो, ये एज जब आती है जब कम से कम बच्चा 10 से 12 साल का हो जाता है, ठीक है। सुपर ईगो में क्या होता है, हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है। अगर मैं काम से रिलेटेड बताऊं तो अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा। देखो, ऑन कंसिक्वेंस ऑन कॉन्शियस डेवलपमेंट थ्रू इंस्ट्रक्शन विद देयर द कन्फर्म एंड द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। जो अभी सोसाइटी है, मतलब कि जो समाज है, लोगों के प्रति जो जो काम्स है, हम उनको सुनना चालू कर देते हैं, उनको समझना चालू कर देते हैं। अपनी पर्सनैलिटी जब डेवलप होती है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, अपने खेल में मगन थे, अपने काम में मगन थे जब हम छोटे होते हैं। बड़े होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आने लगती है। फ्रॉड सजेस्ट, जो फ्रॉड थे, जो उन्होंने बताया था प्रोफेसर ने, फ्रेड कहते थे कि दैट्स आर द 3 स्ट्रक्चर। ये ना 3 एक स्ट्रक्चर होते हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इन तीनों स्ट्रक्चरों को काफ़ी जानना जरूरी होता है। अब मैं सिंपल सी अगर भाषा में बताऊं तो देखो, आईडी मतलब होता है पहचानना, ठीक है। एक बच्चा है जिसके अंदर क्या है, एक आईडी नहीं है, मतलब कि कोई उसकी पहचान नहीं है अभी, तो उसको ना अगर मान लो आपने एक छोटे से बच्चे को, बिल्कुल छोटे बच्चे को आपने बोला कि मैं तुम्हें ये चीज़ दिलाऊंगा, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ के लिए जिद करेगा। आपने बोला मैं तुम्हें ना ये काम कर लो फिर ये चीज़ दिलाता हूँ, फिर वो डेफिनेटली उसके लिए आपसे जिद करेगा, वो लड़ेगा, रोएगा, बिलखेगा, वो बोलेगा कि मेरे को वो बिस्कुट चाहिए तो चाहिए, मेरे को वो टॉय चाहिए तो चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा माइंड सेट है, एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपने आप को नहीं पहचान पाता, उसको क्या नीड्स है क्या नहीं। अगर हम ईगो के स्टेज पे आते हैं, ईगो के स्टेज पे आने के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, बिल्कुल बोल सकते हो 5 से 10%। ईगो में आने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है। अगर मान लो आपको वो चीज़ चाहिए, आपने मान लो जिम स्टार्ट कर दिया, आप वर्कआउट करते हो, आपने बोला कि मैं आज से तली चीज़ नहीं खाऊंगा, मगर आपका दिन में अगर मन करता है 1-2 बार, तो आप उसको मान लो मना कर दोगे। अपने अंदर ईगो आ जाएगा कि नहीं भाई, मैंने अपने आप से वादा किया है, और अपने आप से आप वादा कर लोगे कि मेरी पर्सनैलिटी और मैंने अपने आप से वादा किया ये नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मगर आपका ईगो कभी कभी झुक जाता है इस केस में, और आप बोलते हो कभी कभार हफ्ते में 1 बार तो खा ले तो चल जाता है, ठीक है। तो वो जो सेकंड कैटेगरी है वो आती है ईगो पर्सनैलिटी में, ठीक है। थर्ड जो पर्सनैलिटी आती है उसका नाम है यहाँ पे सुपर ईगो। सुपर ईगो बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी है, बड़ी बवाल पर्सनैलिटी है, ठीक है, भौकाल मचा देगा रे। तो देखो इसमें क्या होता है, सुपर ईगो में यहाँ पर बंदे की ना एक नहीं चलती, ठीक है। क्यों नहीं चलती मैं बताता हूँ। देखो सुपर ईगो में अगर मान लो आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, आपको तला खाने का मन है,
ईगो में आप खा लेते हो, मन दिल थोड़ा सा बोल देता है अरे ले ले, अरे नहीं 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 थोड़ा सा ले ले, अरे ले ले थोड़ा सा क्या होगा। मगर अगर आप सुपर ईगो में काम करते हो तो सुपर ईगो ना, अगर आप खाना भी चाहोगे तो सुपर ईगो बोलता है अंदर से सीधा निकल के बस फट गई तेरी इतने में, ठीक है, सीधा ऐसे बोल देता है, तो दिल पे लग जाती है वो बात। तो इसलिए सुपर ईगो में साफ साफ बताता है कि सुपर ईगो किसी भी चीज को करने से रोकता है, मगर एक बेनिफिट भी है इसका, अगर आप उस चीज को रोक कर उस काम को कर लेते हो तो ये अपने आप को प्राउड फील करवाता है, और ज्यादा प्राउड, इन दोनों से ज्यादा आपको आईडी और ईगो से ज्यादा प्राउड फील करवाएगा। कैसे? देखो, आपने बोला आज मैं 6 घंटा पढ़ूंगा दिन में, ठीक है, आप हालांकि मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा पढ़ते हो, आपने आज शेड्यूल बनाया मैं 6 घंटा पढ़ूंगा बिना किसी काम को करे जब तक खाऊंगा नहीं। आपने काम करना चालू किया, 2 घंटे 3 घंटे बाद मन किया खा लो, खा लो, अगर आप खा लेते हो तो वो ईगो है, ठीक है, बस सिर्फ ईगो है, आपको रोका मगर आपने नहीं सुनी और आपने खा लिया। अगर आप पूरा कंट्रोल करके 6 घंटे तक अपने दिल की आवाज मान के कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मेरे को ये काम नहीं हो जाता, तो वो हो जाता है आपका सुपर ईगो। और जब वो आप काम कर लेते हो तो अंदर से प्राउड फील आता है कि आज मैंने हाँ 6 घंटा पढ़ लिया, तो ये होता है आपका सुपर ईगो, ठीक है। और हर एक बिजनेसमैन में एक ईगो, सुपर ईगो और नॉर्मल, ये चीज होना जाहिर सी बात है, हर एक पर्सन में ये पर्सनैलिटी होती है, किसी में सुपर ईगो है तो किसी में ईगो है, किसी में आईडी है, वो उन पे पर्सनैलिटी पे डिपेंड्स करता है। आगे बताते हैं, कैन डेस्पिटेड डायग्राम फ्रेमेटली टू शो हाउ दे आर रिलेटेड टू कॉन्सिक्वेंस एंड अनकॉन्शियस। कह रहे हैं ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के पास ना आसपास होता है, मतलब कि रिलेटेड होता है, तो वो मैंने अभी आपको बताया किस तरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, देखो, अगर आप बिजनेसमैन आप वर्क करते हो, ठीक है, वर्क करते समय आपका जो बॉस है आपसे डिमांड करता है कि आप थोड़ा वर्क और कर लो, ठीक है, थोड़ा सा वर्क और कर लो। छोटे बच्चे जब हम होते हैं तब हमें कुछ पता नहीं होता, मगर जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जो सुपर ईगो वाला बंदा है इसको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आगे सक्सेस होने के। तो सुपर ईगो वाला आपको बनना है, आपको ईगो आईडी नहीं बनना है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ पार्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए। अब आ जाते हैं उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? एक सोशल थ्योरी है, मतलब कि समाज के प्रति अपने आप को किस तरह से आप दिखाते हो वो आपको सीखना है यहाँ पे। थ्रू द लर्निंग कैन, उसके बाद लिखा है आर कैन एक्वायर नॉलेज, लैंग्वेजेस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड मैनुअल स्किल्स। आप काफी सारी चीजें सीखते हो यहाँ पे। क्या क्या सीखते हो? आप नॉलेज गेन करते हो, लैंग्वेजेस सीखते हो, ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड्स, वैल्यू सीखते हो, फिर मैनुअल सीखते हो, उसके बाद भी आगे सीखते रहते हो हमेशा, ठीक है। उसके बाद फियर पर्सनैलिटी, हर इंसान के अंदर एक फियर पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान अंदर से डरा हुआ होता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी डरा हुआ हूँ, ठीक है, कहीं गलत ना हो जाए मेरे से, मैं डरा हूँ कोई आ ना जाए यहाँ पे, वीडियो मेरी खराब ना हो जाए। तो हर किसी के अंदर ये पर्सनैलिटी होती है, हर एक टाइप्स की पर्सनैलिटी अलग अलग इंसान में पाई जाती है। इसीलिए आगे कहते हैं ट्रेड्स एंड सेल्फ इनसाइट। अपने इनसाइट देखो, सेल्फ इनसाइट ट्रेड बोलता है कि अपने अंदर झांको और अपने अंदर झांक के देखो आप किस पर्सनैलिटी के इंसान हो और आपको किस जगह पे आपका बिहेवियर किस जगह बुरा लगता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं, मैंने बताता हूं। देखो, पहला टाइप्स आता है, वन इज रिफोर्समेंट दैट द डिजायर एक्सपीरियंस। कह रहा है कि पहली चीज तो आप अपने तजुर्बों से, अपने एक्सपीरियंस से सीखो, ठीक है, उनसे सीख के आगे बढ़ो, पहली चीज। सेकेंडली ये बोलता है कि इन ऑब्जर्वेशन, दूसरों के तरीकों को सीखो, ठीक है, मतलब कि दूसरों से ज्ञान लो। द सोशल लर्निंग, उसके बाद थ्योरी, फोकस और बिहेवियर पैटर्न्स। क्या क्या सीखने को बोला इसने? यहाँ पे बोला है थ्योरी, सोशल, फोकस, बिहेवियर एंड पैटर्न्स ऑफ कॉन्गेटिव एक्टिविटीज। कॉन्गेटिव एक्टिविटीज मतलब उनकी अच्छाइयां जो है आपको सीखनी चाहिए, अपने बिहेवियर में अपनानी चाहिए उसको, ठीक है। इन रिलेशन टू बी स्पेसिफिक कंडीशन दैट एवोक, मेंटेन्स और मॉडिफाई, ठीक है। ये बोलते हैं कि अपनी चीजें जो अपनी चेंजेस है, अपने अंदर की जो खूबियां उनको चेंज करना चाहिए, धीरे धीरे आपको चेंज करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी को भी एरोगेंट टाइप का पर्सनैलिटी वाला बंदा नहीं पसंद आता, सबको नॉर्मल बीइंग ह्यूमन, ठीक है, ऐसा कुछ पर्सन आता है हम्बल टाइप का, ठीक है, तो आपको वैसा बनो। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी आती है उसमें हम पढ़ते हैं सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी के अंदर क्या होता है? सेल्फ थ्योरी अपने आप की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बारे में सिखाती है कि किस तरह से हमको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए, हमारे अंदर के जो ईगो सेटिस्फाई है उसको कैसे पर्सनैलिटी को डेवलप करें। पहला आता है यहाँ पे कार्ल रोगर्स। इन्होंने, कार्ल रोगर्स ने 15 इज द क्रिएटेड विद द सेल्फ थ्योरी ऑफ 22 चैलेंजेस। इन्होंने 22 चैलेंजेस, मतलब कि 2000 में के बोल सकते हो, इन्होंने 22 चैलेंजेस बनाए थे इसके ऊपर, और ये 15 साल हो गया इनकी जो थ्योरी है वो अभी तक चलती आ रही है। आगे बताते हैं, दिस थ्योरी इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज
यहाँ पे लिखा है फोनोमोलिकल, इनकी जो थ्योरी है उनका नाम लिखा है फिनोमोजिकल, ठीक है, फिनोमोली क्या नाम लिखा है मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा, फिनोमोलॉजिकल, ठीक है। अगर आपको आता है तो कमेंट में बोल के दिखा देना, ठीक है। उसको मैं कुछ नहीं देने वाला, एक हार्ट दे दूंगा, ठीक है, हार्ट बना के दे देंगे। उसके बाद आगे बताते हैं, विच स्टडीज इंक्लूड्स सब्जेक्टिव्स, इनकी जो स्टडीज है वो सारी सारी एकदम सब्जेक्टिव रूप में थी, मतलब कि सब्जेक्टिव लोगों से बिलीव करने वाली थी। उनकी जो फीलिंग्स है और उनके जो कॉन्सेप्ट है एट द वर्ल्ड एंड सेल्फ, मतलब कि आपकी जो प्रति अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है और दूसरों के प्रति आप क्या सोचते हो, तो ये सारी जो थ्योरी है ये सारी आ जाती है सेल्फ थ्योरी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, सेल्फ थ्योरी को ना यहाँ पे 3-4 भागों में बांटा गया है, इसको पार्ट्स में बनाया गया है। पहला आता है सेल्फ इमेज, मतलब कि आपकी खुद की अपनी इमेज क्या है वो आपको अपनी देखनी चाहिए। कभी कभी इंसान एक दम मतलब कि सैड हो जाता है, जब उदास हो जाता है तो वो अपने बारे में सोचता है कि उसकी इमेज कैसी है। सेल्फ इमेज क्या होती है, एवरी पर्सन हैज कंटेंट्स बिलीव अबाउट व्हाट और हु, हर कोई अपने आप में ये बिलीव करता है कि वो जो है वो कौन है, वो क्या करना चाहता है। हर कोई अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे बोल रखा है, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, हर कोई कभी ना कभी तो ये सोचता है कि मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं इस धरती पे, क्या करने, ठीक है। अदर वर्ड्स, सेल्फ इमेज इज ओन सेल्फ, मतलब कि सेल्फ इमेज जो है वो हमारी खुद की इमेज है, हमें अपने बारे में सिखाती है कि हम जो है दूसरों से किस तरह का बिहेव करते हैं या करना चाहते हैं। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए। इसके 2 पॉइंट्स और हैं वो मैं अभी आपको लिखवाता हूँ, आप इसको उतार लो, फिर आपका थोड़ा सा चैप्टर वो भी कंप्लीट करवाते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारा एक टॉपिक रहता था जिसमें मैंने बताया था आइडियल सेल्फ, ठीक है। तो आइडियल सेल्फ को पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे। द आइडियल सेल्फ रिफर्स टू व्हाट वन वुड लाइक टू लुक लाइक, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक होता है हमारा आइडल, ठीक है, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। हो सकता है सपोज करो अगर आप लड़के हो तो आपका कोई फेवरेट एक्टर होगा, टाइगर श्रॉफ, सलमान खान, शाहरुख खान। लड़कियां होंगी तो कैटरीना कैफ, दिशा पटानी या फिर कोई भी मान लो कि विदेशी हीरोइन है, तो उसकी तरह आप बनना चाहते होंगे, ठीक है। आप अपने बाल संवारते होंगे, उसकी तरह करते होंगे। तो ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर है जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए लोग करते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है आइडियल सेल्फ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें इंसान जो है अपनी पर्सनैलिटी को किसी दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर देखना चाहता है और वो चाहता है मैं भी उसकी तरह दिखूं, ठीक है। आगे वो बोलता है द बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ डेट फॉर्मर इंडिकेट्स द रियलिटी, कहता है कि ना दोनों के बीच में छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो पर्सनैलिटी वाला इंसान है जो सोचता है कि मेरे को उसकी तरह दिखना चाहिए, वो नहीं दिख पाता। बस एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों का मतलब कि हाल चाल, नाक, नक्शा और कान वान सारी चीज़ें, मुंह हाथ सारे एक जैसे होते हैं। बस दिक्कत क्या होती है वहाँ पे, जिसको भी हम अपना आइडियल बनाते हैं ना, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी बात होती है जो वो करता है जो हम नहीं करते, बस हम उसको फॉलो करते हैं, बस हम ये बोलते हैं ये हमारा आइडियल है। तो बस यही चीज़ है जो हमें कमी होती है, जो हमें इससे दूर रख देती है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा हो गया आइडियल सेल्फ का, जो आपको सारे समझ आ गए होंगे। अब उसके बाद हम आ चुके हैं 1.5 पे, हाउ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स, मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से डेवलप होती है। तो पर्सनैलिटी डेवलप टोटल 24 स्टेजेस हैं। 24 स्टेजेस आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में ओनली 5 या 6 स्टेज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला स्टेज आता है द ओरल स्टेज। ओरल स्टेज मतलब क्या होता है, ठीक है। ओरल स्टेज मतलब होता है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ, दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द इन्फेंसी। यहाँ पे देखो एक नाम दिया है यहाँ पे इन्फेंसी। कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर आपको इन्फेंसी नाम से बोल देगा, ओरल स्टेज आपको नहीं बोलेगा डायरेक्टली। उसके बाद स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बर्थ होता है, तो बर्थ होते समय जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, जो उसके पेरेंट्स उसके आइडल माने जाते हैं, वो उसका फर्स्ट स्टेज होता है, जिसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में इन्फेंसी या फिर ओरल स्टेज। समझ आ गया। सेकंड जो स्टेज आता है उस स्टेज का नाम होता है द एनल स्टेज। एनल स्टेज के अंदर एक्सटेंड थ्रू आउट द सेकेंड और थर्ड ईयर। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा 2 से 3 साल का कम से कम हो जाता है, ठीक है। जब 2 से 3 साल में होता है of a child in this age, the anal becomes body zone of sexual gratifications. How to parents give toilet training in the child gets to reflection in
अडल्टहुड बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है, जब 2 से 3 साल का होता है तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको ट्रेनिंग देना सिखाते हैं, हर चीज़ के बारे में उनको सिखाते हैं कि किस तरह से आपको टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, किस तरह से आपको फ्लश करना चाहिए, किस तरह से आपको पार्क्स में जाना चाहिए, किस तरह से आपको ये बुक्स पकड़नी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ को वो सिखाते हैं, ठीक है। और इस एज में धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट उनका बढ़ने लगता है 2 से 3 साल की उम्र में। नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसका नाम यहाँ पे लिखा है द फोलिक स्टेज। फोलिक स्टेज का मतलब होता है द स्टेज ऑफ डेवलप्स इन 4 ईयर्स। ये जो स्टेज है ये 4थे साल पे आती है, आप समझ सकते हो 4 साल के होने के बाद ये स्टेज आती है, ठीक है। द 4th स्टेज ऑफ बॉडी जोन ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन शिफ्ट फ्रॉम द एनल। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो सारे जो एनल स्टेज थे वहाँ से शिफ्ट होके अपनी स्टेज पे आ जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स से खेलना चालू करते हैं और उनके हिसाब से वो अपने आप को ढालते हैं। उसके बाद बोला द सेक्सुअल ऑर्गन्स। द स्टेज इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड एज द स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है, ठीक है। जो अपने बॉडी पार्ट्स हैं उनको पहचानने लगते हैं, उनसे खेलने लगते हैं, ठीक है। तो उनको इंटरेस्ट लगता है इसमें, तो वो इन्हीं मैटर्स में लगे रहते हैं। तो ये जो स्टेज है ये 4 साल की स्टेज पे आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है द लेटरली, यहाँ पे इन्होंने लिखा है द लेटेंसी एज, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज के अंदर क्या होता है, दिस टेक्स प्लेस बिटवीन एज ऑफ 6 and 7 ईयर्स। ये जो एज है कम से कम 6 से 7 साल पे आती है। 6 से 7 साल पे हमें ये देखना होता है कि इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए उसको आगे किस तरह से उसको बनाना है, बच्चे को किस तरह से उसको तरीका सिखाना है। तो उस स्टेज को हम कहते हैं यहाँ पे लेटेंसी स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेज पे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाके वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ पे आगे सीखना चालू करते हैं, पढ़ना। और यहाँ पे दे आर इंटरेस्टेड इन सीकिंग ग्रेटिफिकेशंस ऑफ द लिबिडो। यहाँ पे इन्होंने लिखा लिबिडो फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। और लिबिडो मतलब होता है कि बाहरी लोगों से जान पहचान बढ़ाना, स्ट्रेंजर्स को पहचानना, अजनबियों से बातचीत करना और बुक्स वुक्स पहचानना। अपनी ज़्यादातर चीज़ों को ये सीख चुके होते हैं, ठीक है, इस स्टेज पे आके। उसके बाद नॉलेजेस एंड लाइक्स, ये क्या करते हैं, नॉलेजेस यहाँ से इकट्ठा करना चालू करते हैं। जब 7 की स्टेज आती है तो नॉलेज इकट्ठा करने का टाइम होता है। देन उसके बाद आती है यहाँ पे 5th स्टेज द जेनेटिकल स्टेज। जेनेटिकल स्टेज क्या होती है, जेनेटिकल स्टेज में ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। ये जो स्टेज है ये एडोलसेंस और एडल्टहुड के बीच में आती है, बिटवीन में आती है, जिसको हम बोल सकते हैं 8 से 12 साल की एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, occurs the genital stage, the sexual drive is interested as रिवाइव्ड इन दिस एज। इस एज में बच्चों को क्या होता है, अपने जैसे कि बॉडी पार्ट्स हैं उनसे ज़्यादा प्यार होने लगता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपने जैसे कोई फीमेल है, जैसे मेल है फीमेल है, तो उनमें उनको इंटरेस्ट लुभाने लगता है, ठीक है। आगे वो बताते हैं इस स्टेज में वन टेक्स एन अपोजिट सेक्स इन अदर्स वर्ड्स एंड द ट्रेंड्स ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशंस थ्रू 24 चैलेंजिंग 24 लव एंड डिफरेंटेशन अट्रैक्शन। यहाँ पे इन्होंने बताया कि टोटल यहाँ पे 5 स्टेज के बारे में बात हुई है, जिसमें 5वीं स्टेज में बताया कि किस तरह से बच्चे जो है अपनी पढ़ाई के अट्रैक्टिव होने के साथ साथ और दूसरी चीज़ों में भी यहाँ पे आनंद लेने लगते हैं। तो यहाँ पे टोटली आपकी 5 स्टेज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 24 स्टेजेस है जो आपकी बुक्स में नहीं दे रखी, तो अभी के लिए इतना ही, इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और इससे अगले जो टॉपिक्स हैं वो लिखवाने वाला हूँ, तो आप इसको प्लीज उतार लो फटाफट। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद एरिक्सन के 8 लाइफ स्टेजेस। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग डाली है एरिक्सन्स 8 लाइफ स्टेजेस। तो यहाँ पे एक दुखद की बात आपको बताता हूँ, खुशी की बात है वैसे तो। एरिक्सन के 8 लाइफ स्टेजेस हैं, जिसमें से आपके सिलेबस के अंदर जो आपकी बुक्स में दे रखा है शायद हो सकता है मिसप्रिंट हो, नहीं तो वगैरह वगैरह। यहाँ पे ओनली सिर्फ यहाँ पे दे रखे हैं 5 स्टेजेस, ठीक है, इन्हीं का नाम दे रखा है 8 स्टेजेस। वहाँ पे आप काउंटिंग चेक करोगे, मैंने काउंटिंग तक देखी है बुक की, आप खुद खोल के देख लेना। यहाँ पे 3, 4, 7, 8 है उसके बाद, ठीक है, 5, 6 नहीं है या फिर होते नहीं होंगे तो वो अलग बात है। तो देखो अभी हम इसी के डिस्कशन करने वाले हैं एरिक्सन के लाइफ स्टेजेस। तो देखो सबसे पहले एक्सटेंडेड फ्रॉइड डेवलपमेंट इन ए मोर सिस्टमैटिक मैनर एंड आइडेंटिफाइड 8 ह्यूमन लाइफ स्टेजेस। इन्होंने देखा कि आदमी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाले टोटली 8 स्टेजेस होते हैं, जिसके बीच में आदमी की पर्सनैलिटी 0 से हीरो तक डेवलप होती है। तो उन्हीं की डेवलपमेंट करने वाले हम भी आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेजेस एज फॉलो। तो यहाँ पे 4 पार्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, हालांकि डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, यहाँ आपने डाल रखे हैं तो यही है, इसी को डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो स्टेज है उसको बोलते हैं इन्फेंसी, जिसको मैंने बताया था, ओरल स्टेज बताया था पिछली बार, तो
इन्फेंसी भी लिखवाया था ना, तो देखो पहला स्टेज आता है इन्फेंसी। इस स्टेज के अंदर जो चीज़ें मैंने वहाँ बताई थी, 1 साल का बच्चा होता है, जो जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। सेकंड स्टेज का नाम वहाँ से, सेकंड स्टेज में जो था ना एरल, क्या बोलते हैं, जो सेकंड स्टेज का नाम था उसमें एनल, उसको चेंज करके यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड लिख दिया गया है। एज सेम बताइए, 2 से 3 ईयर की स्टेज है, ठीक है। बस दोनों प्रोफेसर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग, बस दोनों में सेम चीज़ है, नाम चेंज करा है और कुछ नहीं है। तीसरी स्टेज को बोलते हैं प्ले स्टेज, जो मैंने बताई थी 4 से 5 साल के बीच में आती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आती है स्कूल स्टेज 4, उसके अंदर 6 से 12 साल के अंदर की स्टेज है जो स्कूल स्टेज कहलाती है। स्कूल स्टेज के बाद आती है एडल्टहुड, जिसमें 14 से 15 की एज आती है। और जो भी मैंने चीज़ें पिछली बार बताई थी, जो पिछली एज में, वो सारी इसमें लागू करती है। इस एज में क्या करते हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। इस एज में हमें स्कूल जाना सिखाया जाता है, हम स्कूल जाते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। इस एज में हमारे अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, चाहे वो मेल हो तो फीमेल के प्रति, फीमेल हो तो मेल के प्रति, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। एडल्टहुड में सेम यही चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी यही होता है और उससे आगे थोड़ा हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा लास्ट बस थोड़ा सा अलग उन्होंने डिफरेंट बता दिया है, इसको बोलते हैं ओल्ड सनसेट एज। सनसेट एज का बोला गया है ओल्ड एज, जिसको हम बोल सकते हैं कम से कम ये मान लो 20 के ऊपर की एज जो भी है वो सारी एडल्ट में आ जाती है, ओल्ड सनसेट एज में आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बस कुछ नहीं होता ज़्यादा, कि आप लोगों को पता ही है। इसमें क्या होता है, बंदा जॉब करने लगता है, अपने जो डिसीजंस है वो खुद लेने लगता है और अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो खुद आराम से कर लेता है। देन इसके बाद ये पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे 1.5। 1.6 में यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है जो बिल्कुल बकवास है, जो बिल्कुल पेपर में नहीं आने वाला, इसलिए मैंने इस तरह से आपको लिख के बस समझा दूंगा। पहला लिखा है यहाँ पे शेल्डन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इन्होंने भी, बाबा जी ने अपनी तरफ से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे दी है, तो इसको भी रीड आउट कर लेते हैं एक बार। शेल्डन्स का कहना है, इन्होंने बॉडी बिल्ड, यहाँ पे सबसे पहले इनकी जो थ्योरी है, ये देखो ये इसकी थ्योरी है, तो पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। शेल्डन ट्राइज टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो देखो भाई कितनी बार एक्सप्लेन करोगे, मैं भी थक चुका हूँ। शेल्डन जो है वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अपनी लाइफ में अपने हिसाब से बताने का। इन्होंने लिखा है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बॉडी इज द, यहाँ पे लिखा है लेबल्ड। इन्होंने कुछ लेबल बनाई है जो कि आपको यहाँ पे मैं दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने लिख रखी है। तो ये लेबल है, किस हिसाब से इनकी बॉडी लेबल है, डिफरेंट बॉडी बिल्डिंग रिफ्लेक्टिंग कंटेंट्स, यहाँ पे लिख सकता है सर्टेन्स पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज्ड। इन्होंने जो पर्सनैलिटी है वो बॉडी के अकॉर्डिंग लिखी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रही होगी, ये देखो बॉडी बिल्ड। पहली जो पर्सनैलिटी है उसका नाम एंडोमॉर्फ रखा है, एंडोमॉर्फ, ठीक है। एंडोमॉर्फ का मतलब होता है फ्लैशी। फ्लैशी मतलब ऐसा आदमी जो लवेबल हो, सोशल हो, ठीक है, वेलफेयर हो, और ये हो मतलब कि दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, दूसरों से बातचीत कर सके, फियरलेस, फ्रेंडली। तो इस तरह की कैटेगरीज वाले जो आदमी है वो एंडोमॉर्फ में आते हैं, ठीक है। आप इसके सामने जो है इसकी कैटेगराइज भी है बुक में, आप देख लेना, वहाँ से मिल जाएगी आपको, कोई ज़्यादा खास नहीं है, मैं बता रहा हूँ वही चीज़ देख लो। सेकंड आती है यहाँ पे मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ जो है एक एथलीट्स की आ जाती है। एथलीट्स में क्या होता है, उनके जीन्स अच्छे होते हैं, क्रोमोसोम्स अच्छे होते हैं, उनकी बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, उनको ट्रेनिंग अच्छी दी जाती है। तो ऐसे जो बंदे हैं जिनको अपने लगाव होता है काम से, वर्क से, वो सारे के सारे जो है मॉर्फ मेसो कैटेगरी में आते हैं, सेकंड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे मैंने एक्टोमॉर्फ्स, मतलब कि थिन पर्सन, ऐसे पर्सन जो लेजी हैं, आलसी हैं, काम को ज़्यादा करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस तरह की कैटेगरी वाले पर्सन लास्ट एंड एक्टोमॉर्फ्स में आते हैं, जो कि थिन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाता है 1.7। ये जो है थोड़ा मेन टॉपिक है, बोल सकते हो, थोड़ा सा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है हाउ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किस तरह से पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो इसके कुछ 5 टाइप्स दे रखे हैं, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला जो टाइप्स है यहाँ पे लिखा है लोकस ऑफ कंट्रोल। आपको दिख रहा होगा लोकस ऑफ कंट्रोल, ये जो एक बुक का नाम लग रहा है मेरे को, तो और ऐसा लग रहा है किसी मूवी का नाम हो हॉलीवुड, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू वन बिलीफ दैट वन हैपन्स इन आइदर विद इन वन। मतलब कि एक ऐसा बॉडी पर्सनैलिटी वाला इंसान या कोई पर्सन जो कि अपने अंदर ज़्यादा बिलीव करता हो, दूसरे के अंदर कम बिलीव करता हो, ठीक है। अपने आप को सर्वज्ञानी मानने वाला, दूसरों को कम ज्ञानी मानने वाला, अपने आप को प्रधान मानने वाला, तो ऐसा व्यक्ति जो है लोकस ऑफ कंट्रोल्स कहलाता है। समझ आ गया, सिंपल से फंडे में मैं समझा दिया आपको।
उसके बाद कंट्रोल्स ऑन बियॉन्ड कंट्रोल, इन्होंने लिखा है अपने ऊपर भी कंट्रोल रखने वाला, उससे पीछे भी कंट्रोल रखने वाला। ठीक है, मतलब कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना उसका क्या है, उसके अंदर भी एक न्यू पर्सनैलिटी होती है। जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो वो अपनी एक पर्सनैलिटी अंदर भी बनाए रखता है। ठीक है, आगे बता रखा है यहाँ पे दोज हु हैव इंटरनल लो, इंटरनल यहाँ पे लिखा है, इसके बाद ये जो है LAWS लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है द इंटरनल लॉज ऑफ कंट्रोल बिलीव दैट दे आर मैटर्स ऑफ दे ओन फेट, मतलब कि अपनी बातों को ज्यादा सच कर देने वाला या फिर अपनी बातों पे ज्यादा ही विश्वास रखने वाला, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या, लोकस ऑफ कंट्रोल। समझ आ गया। और ऐसे व्यक्ति की जरूरत कभी कभी इसमें पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इस पॉइंट को डाला गया है। तो बाकी जो इसके पॉइंट है वो मैं लिखवाने वाला हूं, तो आप इसको उतारो फटाफट से, लास्ट टॉपिक रहता है, उसके बाद चैप्टर को करते खत्म। फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको एक बताया था जैसे कि लोकस ऑफ कंट्रोल, तो उसके बाद अब हमारे 3 और यहाँ पे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाले रखते हैं। कुछ 2 रह गए आपकी बुक्स में, वो आप रीड आउट कर लेना। तो ये जो मेन थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बस, बाकी सारा आपका चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आता है यहाँ पे सेल्फ स्टीम्ड। सेल्फ स्टीम्ड मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको ना एक ऐसा मेंबर चाहिए जो सारे डिसीजन खुद ले सके, जो डिसीजनों को अच्छे से मेक कर सके, अपने ऊपर उसको कंपनी को संभाल सके। बोल सकते हो एक लीडर के टाइप का। यहाँ पे लिखा है एन इंडिविजुअल लाइकिंग और डिसलाइकिंग और आवर सेल्फ, कह रहा है कि ओन सेल्फ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता या इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप अपने आप को पसंद करो या ना करो। ठीक है, इस कॉल्ड है सेल्फ स्टीम्ड, इसको आप कह सकते हो ये एक सेल्फ स्टीम्ड है। ठीक है, कभी कभी लोग जो है ना अपने आप को इतना पसंद करने लगते हैं, इतनी बॉडी को अपने मैच्योर करने में, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में लग जाते हैं कि दूसरा चाहे सामने वाला उनको बकवास बता दे। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि अपने आप को लाइक करना या ना लाइक करना कोई मैटर नहीं होता। यहाँ पे इसमें क्या होता है, दिस ट्रेड्स बियॉन्ड टू वेरी इंडिविजुअल, दे डिपेंड्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ पॉजिटिव इवेल्युएशन फ्रॉम अदर्स। आपके यहाँ पे जब काम करने वाले वर्कर्स हैं, वर्कर्स से जब ये पूछा जाए कि कौन सी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा बेस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, अगर वो आपका नाम ले देते हैं तो मतलब यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बस सिंपल सी ये बात है आपको समझ लेनी चाहिए। सेल्फ स्टीम के अंदर अपनी जो एबिलिटी है, जो हार्ड वर्किंग है, जो आपकी हॉबीज है, अपने उसको दिखाना है। ठीक है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम करना है। तो यहाँ पर बस ये चीज करी जाती है। सेकेंडली यहाँ पे आता है रिस्क टेकिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ओबी है, वो कभी कभी हो सकता है फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से बनाई गई हो, या फिर हो सकता है नॉन प्रॉफिटेबल हो या प्रॉफिटेबल हो, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हो कभी कभी। मगर यहाँ पे रिस्क टेकिंग जो है, बिजनेस है अगर तो बिजनेस में पक्का होता है। और मैनेजर जो है वो ऐसा होना चाहिए द प्रोपेंसिटी टू एग्ज्यूम टू अवॉइड रिस्क इफेक्ट्स, जो रिस्क इफेक्ट्स को अवॉइड कर सके, उनको हटा सके। ठीक है, और अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में मदद करें। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिहेवियर इज मेकिंग डिसीजन रिसर्च हैज शोन दैट द मैनेजर विद हाई रिस्क टेकिंग विच मेक्स मोर रैपिड डिसीजंस। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन लेता है जिससे क्या होता है, हाई रिस्क प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, मतलब कि रिस्क अगर है तो प्रॉफिट भी इस चांसेस जो है बढ़ जाने चाहिए। अगर ऐसा कोई होता है तो उसको जो है प्रोपेंसिटी दी जाती है, उसको ये दिया जाता है कि आप जो है वो मैनेजमेंट के काबिल हो। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है यहाँ पे and use less information in making choices than do the low risk taking manager। और जो लो रिस्क मैनेजर होते हैं, जिनको कम से कम यहाँ पे बताई जाती है, कम से कम चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है, वो सब क्या करते हैं, छोटे छोटे रिस्क लेते हैं, जिसके कारण बिजनेस आगे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी का इंसान जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो और विद ए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, तो उसको यहाँ पे इनको बोला गया है रिस्क टेकिंग मैनेजर। ठीक है, थर्ड आता है यहाँ पे हमारा जो है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब होता है कि अपने ऊपर हर चीज को देखना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो वो आपको देखना है, आपने अपना काम किस तरह से करा है वो आपको देखना है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना होता है। यहाँ पे सेल्फ मॉनिटरिंग है। सेल्फ मॉनिटर्स आज पर्सनली ट्रेड्स, अपने आप से, ट्रेड्स मतलब अपने आप को देखना। ठीक है, दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड इंक्रीजिंग अटेंशन, मतलब कि दूसरों के जो अटेंशन है उसको किस तरह से आप अटेंशनों को इंक्रीज करते हो। ठीक है, दूसरों के किस तरह से मोटिवेट करते हो ताकि वो अच्छा काम करें। सेल्फ मॉनिटरिंग इज एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज एंड हर बिहेवियर। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा,
हिज एंड हर बिहेवियर, मतलब कि सेल्फ मॉनिटरिंग एक इस तरह का इक्विपमेंट्स है, आप बोल सकते हो इक्विपमेंट्स है जो हिज हर मतलब कि ही शी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों को मोटिवेट करने में काफी ज्यादा कामयाब होता है। उसके बाद इज यहाँ पे लिखा है टू एक्सटर्नल फैक्टर सिचुएशन, किसी भी फैक्टर सिचुएशन में, किसी भी कंट्रोल सिचुएशन में या किसी भी पैनिक वाली सिचुएशन में आप किस तरह से बिजनेस को हैंडल करते हो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद देयर इज ए वेरी लेस बिहेवियर कंसिस्टेंसी बिटवीन हु दे आर एंड व्हाट दे डू, ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से कम लोगों से बर्ताव करो, लोगों से ज्यादा बातें ना करना, लोगों को ज्यादा इंटरेक्ट ना करना, लोगों से मतलब कि काम कैसे निकलवाया जाए। और यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी चीज हु दे आर, कौन है वो है, एंड व्हाट दे डू, और वह क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वो लोग हैं कौन और क्या करते हैं, इस पे ज्यादा फोकस दिया जाना चाहिए। ठीक है, ना कि ये जानते हुए कि वो क्या है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इस चीज को छोड़ के। तो यहाँ पर जो आपकी पर्सनैलिटी है वो मैंने सारी आपको बता दिया। आपका चैप्टर नंबर जो सेकंड है पर्सनैलिटी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट जो है पर्सनैलिटी आपका कंप्लीट हो गया। इससे आगे पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। सारे टॉपिक्स मैंने वो बताए हैं जो आपके बुक्स में जेन्युइनली लिखे, आप बुक में चेकआउट कर लो, चाहे नहीं भी करोगे तो आपको वीडियो देख लो सब समझ आ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। और धीरे धीरे सारे चैप्टर को वीडियो डालते रहेंगे और कोशिश करूंगा भाई जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊं ताकि आप लोग जल्दी से उससे देख पाओ, एग्जाम की तैयारी कर पाओ। बस एक आपको काम क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मुझे इस वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे लग गए, प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, लाइक करना वीडियो को हमारी मेहनत के लिए। और ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई नोट्स लेने हैं तो नोट्स वगैरह बन चुके हैं, रेडी है, थोड़े बहुत बन रहे हैं, अभी रेडी हो जाएंगे तो आप ले सकते हो। नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप परचेज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इतना टाइम दिया, अपना कीमती टाइम 1-2 घंटा मेरे को दिया, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।